हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। चलिए ठीक है, मध्यकालीन इतिहास को अपने हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो है बहमनी साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। तो बहमनी साम्राज्य से हम लोगों को पढ़ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य किया था, और आज हम बहमनी साम्राज्य करेंगे। ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक। एक चीज और, हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें यार वीडियो। ये आप काम नहीं कर रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए यार। तो दोस्त यार को बताइए ना, समझा करिए ना, इतना तो कर ही सकते हैं। तो इतना अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये सेशन, लूसेंट का सेशन है। ये तो आप समझना चाहिए ना, तो समझ ही नहीं रहे आप लोग इसका महत्व समझिए। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1347 में हसन गंगू ने की। ठीक है। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन किस नाम से बैठा, या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। और गुलबर्ग को अपनी राजधानी इसने बनाया, और इसकी राजभाषा जो रही वो मराठी राजभाषा। ठीक है, याद रखिए। किसने स्थापना की बहमनी साम्राज्य की? हसन गंगू। राजधानी कहाँ रही बताइए? गुलबर्ग रही। किस नाम से बैठा गद्दी पर? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी। ठीक है, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। चलिए। अपने इसने अपने साम्राज्य को चार प्रांतों, गुलबर्ग, दौलताबाद और बरार और बीदर के नाम से बांटा। इसने चार भागों में बांट दिया इस साम्राज्य। गुलबर्ग, दौलताबाद और बरार और बीदर। ठीक है। मृत्यु जो है इसकी 1358 ईस्वी में हुई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात क्या हुआ, उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। तो मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, और उसके पश्चात उसके काल में ही क्या हुआ, सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध किया। तो बुक्का के विरुद्ध सबसे पहले बारूद का प्रयोग उसी के काल में किया गया। किसके? मोहम्मद शाह के काल में। या किसका पुत्र था? हसन गंगू का पुत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना की, और ताज उद फिरोज की ने की। ताज उद फिरोज ने की। तो फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? ताजुद्दीन ताजुद्दीन फिरोज ने की। ठीक है। किस नदी के किनारे है? भीमा नदी। भीमा नदी याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि फिरोज, देखिए, फिरोज फिरोज खगोल की प्रोत्साहन देता था। तो यानी एक खगोल में विश्वास करता था। भाई खगोल, खगोल समझ रहे हैं ना, खगोल विज्ञान होता है एक पूरा। ठीक है, एक पूरा बहुत समग्र अध्ययन। तो उसके लिए इसने क्या किया कि इसने साम्राज्य में प्रोत्साहन दिया, और दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई। दौलताबाद के पास इसने वैधशाला बनाई खगोल के लिए। तो फरिश्ता के अनुसार क्या हुआ कि फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त क्या है, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा भी जानता था। तो यह कौन कौन सी भाषा जानता था? रिश्ता ने कहा था कि यह फिरोज जो था, यह फारसी भाषा भी जानता था, अरबी भाषा भी जानता था, तुर्की भाषा भी जानता था, कन्नड़ भी जानता था और मराठी भी जानता था। ठीक है, इतनी भाषाओं का इसे ज्ञान था। अब देख लेते हैं कि इसके बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए। तो बहमनी साम्राज्य में शासक देखते हैं। तो मोहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375 तक में बहमन साम्राज्य का शासक रहा। और अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 तक में रहा। दाऊद फर्स्ट जो है 1378 में रहा। और मोहम्मद शाह सेकंड जो है वह 1378 से 1397 तक रहा। ताज उद्दीन फिरोज जो है
1397 से 1422 तक रहा। सिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट ये जो है 1422 से 1436 तक रहा सिंहासन पर, और अलाउद्दीन अहमद सेकंड जो है वह 1436 से 1458 तक गद्दी पर रहा। तो शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड जो है वह 1463 से 1482 तक रहा। अब देखिए मैं आपकी एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको डेट याद नहीं हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है डेट मत याद रखिए। अब आपको याद क्या करना है, इसका क्रम याद कर लेना है। इन शासक का क्रम याद कर लेना है कि सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद शाह फर्स्ट आया, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद्दीन शाह आया, फिर उसके बाद कौन आया, दाऊद फर्स्ट आया, फिर मोहम्मद शाह सेकेंड आया, ताजुद्दीन फिरोज आया, फिर सिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट आया, फिर अलाउद्दीन अहमद सेकेंड आया, फिर शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड आया। तो ये क्रम जरूर याद, क्योंकि क्रम आपको डायरेक्ट पीसीएस में मिलाने के लिए आ सकता है, नहीं तो क्रोनोलॉजी कहेगा कि इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि ये शासनकाल बहमनी साम्राज्य में शासकों के शासनकाल के क्रम को क्रमबद्ध कीजिए, डायरेक्ट ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रख लिया। चलिए आगे देखते हैं। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। तो फिरोज शाह जो था उसने क्या किया कि प्रशासन के कार्य में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया भाई। और चोल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। चोल और दभोल, चोल और दभोल क्या थे, बंदरगाह थे। याद रखना, चोल डायरेक्ट आपसे आ जाएगा कि चोल और दभोर क्या है बहमनी साम्राज्य में, क्या कहोगे, बंदरगाह। बंदरगाह। अब देख लेते हैं प्रांत और उसके विशेष विरुद्ध क्या है, वो चीज देखते हैं। दौलताबाद क्या है, मसनद ए अली, मसनद ए अली के विरुद्ध है। ठीक है, बरार क्या है, मजलिस ए आली। बीदर क्या है, आजम ए हुमायूं। गुलबर्ग क्या है, मालिक नायक, मालिक नायक, मालिक नायक। देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखते हैं सिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, सिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट ने राजधानी गुलबर्ग से हटा करके बीदर को स्थापित कर दी। तो सिहाबुद्दीन ही था जिसने की राजधानी परिवर्तित की, और कहां से, गुलबर्ग से हटा करके बीदर ले गया। ठीक है, याद रखिएगा। बीदर को नया नाम से इसने पुकारा मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद क्या कहोगे, मोहम्मदाबाद। ठीक है, मोहम्मद थर्ड जो है उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि मोहम्मद गवा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। मोहम्मद थर्ड जो था इसके आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। दोस्तों, महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवाह बीदर में एक महाविद्यालय, एक महाविद्यालय जो मदरसा कहलाता था, की स्थापना कराई। मदरसा की स्थापना बीदर में इसने कहलाई, महमूद गवाह ने कराई थी। इसका भवन जो था 3 मंजिला था, मतलब 3 मंजिल का बना हुआ था, और 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे, जिसपे 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते हैं। मतलब टोटल ओवरऑल 1000 लोगों की जगह थी उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था, भोजन भी दिया जाता था, कपड़ा भी मिलता था फ्री में। ठीक है, रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा पत्रों का संग्रह किया गया। तो महमूद गवा का जो है रियाजुल इंसा के नाम से पत्रों का संग्रह किया। आगे देखते हैं। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन क्या था, बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। तो बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कौन आया रूसी यात्री, तो क्या कहेंगे, निकितन। निकितन याद रखिएगा, निकितन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निकितन नामक यात्री बहमनी साम्राज्य में आया, वह कहां से आया, तो डायरेक्ट क्या कहेंगे, रूस से। इसी का उल्टा पूछा जा सकता है कि रूसी यात्री
बहमनी साम्राज्य में आया वह कौन था? तो निकितन था। निकितन कहाँ की यात्रा की? बीदर की यात्रा। ठीक है, बीदर उस समय राजधानी बन गई। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद थर्ड का शासन था और बीजापुर गुलबर्गा की तरह तराफ तराफ में शामिल था यानी सबसे महत्वपूर्ण था गुलबर्गा भाई। और कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक हुआ। तो कलीम उल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ, ये भी याद रख। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, अंतिम शासक। मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया और इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण ये नीचे दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। बीजापुर आदिल शाही के वंश लाया गया, आदिल शाही वंश, और यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक रहा। 1489 में इसने स्थापना की बीजापुर। आगे देखते हैं अहमदनगर में निजाम शाही वंश आया और मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की। और क्या, 1492 में की थी। बरार यानी इमाद शाही जो है वंश की स्थापना की, इमाद शाही वंश की स्थापना की। और फतेहुल्लाह इमाद शाह जो था 1490 में इसकी स्थापना की। ठीक है, गोलकुंडा जो था उसने किस वंश की स्थापना हुई? कुतुब शाही वंश। ठीक है, और कली कुतुब शाह ने 1512 में स्थापना की। बीदर बीदर की बात करें तो बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना हुई और अली बरीद 1526 में इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री जो हुए वह सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में बांट दिया। तो मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री कौन हुए? सैफुद्दीन गौरी। इन्होंने केंद्रीय शासन को कई भागों में डिवाइड किया, 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार रहे। अब ये देख लेते हैं, ये जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि दिल्ली वकील ए सल्तनत जो है दिल्ली के मलिक नायब के समान। तो दिल्ली के जो मलिक नायब होते हैं उनको क्या कहा गया? वकील ए सल्तनत। ठीक है, वकील ए कुल क्या होते थे? ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए किए जाते थे। अमीर ए जुमला क्या था? यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। और वजीर ए अशरफ कौन होता था? विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता। ठीक है, नाजिर कौन था? नाजिर वह अर्थ विभाग का क्या होता था? उससे संबंधित होता था, अर्थ विभाग का अधिकारी होता था नाजिर अर्थ विभाग, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पेशवा क्या होते थे? वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। वकील ए सल्तनत का सहायक होता था कौन? पेशवा। और वकील ए सल्तनत कौन होते थे? मलिक नायब के समान। ठीक है, याद रखना। कोतवाल कौन होता था? मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। और सदरे ए जहां न्याय विभाग और धर्म और दान विभाग। तो सदर ए जहां न्याय धर्म दान विभाग का, जैसे कि कोतवाल में आज भी देखा जाए तो आज भी कोतवाल में कोतवाल होते हैं, मतलब पुलिस थाने में कोतवाल होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं। ठीक है, किसी भी थाने के, तो वैसे ही था सेम। ठीक है, जो है पुराना हमारा वही वही अभी भी चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्तर बदला, उसमें कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है सिद्ध। आगे देखिए, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए जो होता था विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। काख एक खेल कहा जाता था और 4 भागों में नौबत में विभाजित थे। मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह सूफी कहते थे। बीजापुर के जो शासक थे अली आदिल शाह को सूफी कहते थे भाई, सूफी कहा जाता था।
अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। कैथोलिक मिशनरियों को किसने बुलाया? तो क्या कहोगे? अली आदिल शाह ने। अपने पुस्तकालय के का अध्यक्ष जो है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया। तो इसने अपने पुस्तकालय के अध्यक्ष यानी संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया और उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्र, प्रशय देना जारी रखा। तो संस्कृत और मराठी भाषा, ये दो भाषाओं को वहां पे क्या हुआ? श्रेय दिया गया या फिर इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो था, अबला बाबा गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की जिसमें गीतों को विभिन्न भागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। वे देखते हैं कि नौरसपुर नाम से एक राजधानी बनाई गई। नौरसपुर नाम से एक राजधानी बनाई गई और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण क्या कहलाता था? जगत गुरु कहलाता था। ठीक है, उसने बिठोवा बिठोवा की उपासना केंद्र जो बनाया था वह क्या बनाया? पढ़रपुर पढ़रपुर को अनुदान दिया। तो अनुदान दिया और वहां का उपासक बनाया पढ़रपुर। ठीक है, बिठोवा की स्थापना के केंद्र पढ़रपुर को बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 से 92 में क्या हुआ? हैदराबाद के बीच में चार मीनार भी बनाई। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, हैदराबाद की जो चार मीनार है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है आपसे। हैदराबाद की चार मीनार किसने बनवाई? तो क्या कहेंगे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह यह किस वंश का शासक था? क्या कहेंगे? बहमनी राज्य। ठीक है, बहमनी वंश। तो चार मीनार बनाए। अब देखते हैं, चारों दिशाओं में चार ऊंची मेहराब जो जो चौमंजिली थी, 4 मंजिल की थी, चारों ओर ऊंचे मेहराब बनाए गए। ठीक है, चारों दिशाओं में, और जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई जो थी 48 मीटर है। और हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। तो हैदराबाद शहर किसने बसाया? तो क्या कहोगे? कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ठीक है, इब्राहिम रौजा व गोल गोल गुम्बद बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा। इब्राहिम रौजा जो है वो क्या है? इब्राहिम आदिल शाह का ही मकबरा है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। 1680 को बनाए गए गोल गुम्बद का गुंबद इतना विशाल है कि जितना कि एक विशाल एकल गुंबद कभी भी नहीं बनाया गया। जितना विशाल ये है कि कोई ऐसा विशाल गुंबद नहीं बनाया गया। यह गोल गुंबद इतना विशाल है। ठीक है? और सभी अनुपात में संगतिपूर्ण है और चारों कोनों पर बनाई गई ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती। तो चारों कोनों पे बनाई गई है ऊंची ऊंची गोलाकार मीनारें। ठीक है, मेरी बात समझिए, मैं क्या आप समझाना चाहता हूँ। चारों कोनों पे बनाई गई, एक इधर मीनार, एक इधर मीनार, एक इधर मीनार। ठीक है, अब ये क्या किया गया कि इससे संतुलित किया गया इसको, कि भाई ये कहीं गिरे ना। नहीं तो इसमें कहा जाता है कि यह जो है चार मीनार थोड़ा सा झुकी हुई है। क्यों झुकी हुई है? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो सुल्तान था उस समय, ठीक है, उसके सम्मान में झुक गई है। ठीक है, उसके सम्मान में झुकी भाई। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। इसीलिए इसको झुका हुआ थोड़ा सा बना, मोहम्मद कुतुब कुली शाह। आगे देखिए, कहता है कि मुख्य कक्ष एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। देखिए, फुसफुसाहट की आवाज अगर इधर से सुनाई दिया, किसी एक कोने पे आप बोले, तो वो आवाज जो है
चारों कोनों पर पहुंच जाएगी, ऐसे उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, हमलोगों का ये बहमनी साम्राज्य समाप्त होता है। अब हम लोग 34 देखते हैं चैप्टर, जिसमें स्वतंत्र प्रांतीय राज्य है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हम लोग जौनपुर की बात करें तो जौनपुर की स्थापना, सीधा सीधा याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने की, और अपने भाई जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जूना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर की स्थापना की। आगे देखते हैं। जौनपुर स्वतंत्र सार्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। तो जौनपुर में स्वतंत्र सार्की वंश की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने की। लेकिन जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी याद में की? अपने भाई की, जौना खां याद। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क, क्या कहोगे? ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क या फिर पूर्व का स्वामी की उपाधि भी इसने ली। 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र जो हुए वह सुल्तान अहमद ने दी थी। सुल्तान अहमद ने दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक जो हुए उसको देख लेते हैं। मुबारक शाह, जो 1399 से 1402 को, और शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी तक। महमूद शाह 1436 से 51 ईस्वी के बीच में, और अंतिम शासक कौन हुआ? हुसैन शाह हुआ। हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी के बीच में, 1458 से 1500 ईस्वी के बीच में हुसैन शाह अंतिम शासक रहा। ठीक है, याद रखिए। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर को बहलोल लोदी ने कब्जा किया। बहलोल लोदी ने कब्जा किया। लोदी वंश जब आया तो 75 वर्ष के बाद इस पर, जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा किया, और सार्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? जौनपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे साहित्य स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ था। बहुत विकास हुआ था। ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था? इब्राहिम शाह। अगर देखते हैं, अटाला देवी का मस्जिद का निर्माण जो है 1408 में सार्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करा? इब्राहिम शाह ने। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया। तो अटाला देवी मंदिर जो बना हुआ था जौनपुर में, कन्नौज के पास में, जौनपुर में, तो कन्नौज के राजा थे विजय चंद्र जी। तो विजय चंद्र जी ने क्या किया कि अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके वहां पे क्या किया? हाँ, निर्माण, हाँ, अटाला देवी मस्जिद का अटाला देवी मस्जिद को इसने तोड़ा, और वहां पे क्या किया? अटाला देवी मंदिर को स्थापित किया। किसने? विजय चंद्र जी ने। उसको मस्जिद से मंदिर कौन बनाया? विजय चंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1470 में हुसैन शाह सार्की के द्वारा किया गया। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? 1470 में हुसैन शाह सार्की। आगे देखते हैं। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल में ही एक महान संगीतकार था। पीर बोधन सूफी संत था और महान संगीतकार था। झाझरी मस्जिद 1430 में क्या हुआ? इब्राहिम सार्की के द्वारा लाल दरवाजा का मस्जिद का भी निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया। तो लाल दरवाजे का निर्माण किसने किया? मोहम्मद शाह ने किया, 1450 में किया। ठीक है, झाझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सार्की के द्वारा कराया गया। ठीक है, अभी देखते हैं कश्मीर, देख लेते हैं कश्मीर का इतिहास कैसा रहा। एक कश्मीर के इतिहास में क्या रहा कि सुहादेव नामक एक हिंदू था। उसने 1301 में कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना। 1301 में सुहादेव हिंदू था जिसने
हिंदू राजवंश की स्थापना की कश्मीर में। और 1339-40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई कश्मीर में। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। आगे देखते हैं इसकी राजधानी क्या रही। इसने राजधानी जो है इंद्रकोट को स्थापित की। इंद्रकोट को इसने अपनी राजधानी बनाई और अलाउद्दीन की राजधानी इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर स्थापित की। अलाउद्दीन ने क्या किया, राजधानी को हटाया और इंद्रकोट से कहां पे, अलाउद्दीनपुर, जिसे श्रीनगर आज कहा जाता है, वहां पे स्थापित कर दी। हिंदू मंदिरों मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह ने क्या किया, बुत सिकन कहा गया। सिकंदर शाह को क्या कहा गया, बुत सिकन। ठीक है, याद रखिएगा। 1420 में जॉन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा और धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जॉन उल अब्दीन, जॉन उल अब्दीन को। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे ये उपाधि दी गई, कश्मीर का। ठीक है, इसने जजिया हटा दिया था और गोवध पर निषिद्ध कर दिया और सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। सती प्रथा पर प्रतिबंध हटाया, गोवध यानी गाय की हत्या को रोक दिया। ठीक है, जजिया कर हटा दिया मुसलमानों की जो लगता था। आगे देखते हैं हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। इसमें हिंदुओं पर ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। तो श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। याद रखिएगा। जैन उल आबदीन क्या हुआ, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था और महाभारत राजतरंगिणी को फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो फारसी भाषा में अनुवाद महाभारत और राजतरंगिणी को किसने किया, जॉन उल आबदीन ने किया। जॉन उल आबदीन। इसको कौन कौन सी भाषा आती थी, फारसी आती थी, संस्कृत आती थी और कश्मीरी तिब्बती, ये भाषाएं का इसको ज्ञान था। आगे देखते हैं बंगाल में। अब बंगाल में क्या होता है, बंगाल में क्या हुआ कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। आगे देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा, लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। लखनौती, सोनारगांव, सतगांव, बंगाल को 3 भागों में गयासुद्दीन तुगलक ने बांट लिया। ठीक है, लखनौती क्योंकि उत्तरी बंगाल होता था, सोनारगांव यानी पूर्वी बंगाल होता था, सतगांव यानी दक्षिण बंगाल होता था। याद रखिएगा। और 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल का विभाजन को समाप्त कर दिया और शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल के शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया, तो सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। तब 1364 में बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह ने अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। तो बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा। अलाउद्दीन शाह ने राजधानी जो बनाई वह पांडुआ को बनाई थी। पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित की। तो पांडुआ दिन की राजधानी थी, लेकिन अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गौड़ स्थानांतरित कर दी भाई। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन सत्यापीर नामक आंदोलन का शुरुआत की इसने। ठीक है, मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में कृष्ण विजय की रचना क्या थी,
वह थी गुणराज खान। गुणराज खान की उपाधि धारण की, गुणराज खान की उपाधि धारण की। बेटे को बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। ठीक है। नसरुद्दीन नसरुद्दीन नुसरत शाह गौंड को बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। आगे देखते हैं मालवा। अब मालवा पे आ जाते हैं। मालवा में क्या था कि दिलावर खां जो था 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया, और दिलावर खां का पुत्र जो हुआ आलप खां और हुसंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 में मालवा का शासक बना। तो आलप खां कौन था? यह दिलावर खां का पुत्र था। यह किसकी उपाधि ली? हस हुसंग शाह की। ठीक है। और स्थापना किसने की? मालवा की स्वतंत्र घोषित किसने किया? तो काका बोले दिलावर। ठीक है। इसने राजधानी भी धारा से मांडू स्थापित, धारा से मांडू बनाया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की, और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह फर्स्ट के से युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया। ठीक है। मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन दरबार हाल का निर्माण किसने कराया? हुसंग शाह ने कराया, जो किसका पुत्र था? दिलवर खां का पुत्र था, जिसका नाम क्या था? अलप खां यानी कि हुसंग शाह। अलप खां यानी हुसंग शाह ने करवाया। मांडू के किले हिंडोला भवन अंदर, याद रखिएगा। किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहा? दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा किले में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण जो है सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया, और जहाज महल का निर्माण जो है गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया, और अ, कस कसक महल के को जो है वो महमूद महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर। तो फतेहाबाद नामक स्थान पे महमूद खिलजी ने कुशक महल का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात के शासक कौन हुए? राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। 1297 में दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाया? अलाउद्दीन ने। ठीक है। किसको पराजित किया? राजा कर्ण को पराजित किया था। गुजरात के शासक थे। आगे देखते हैं। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण कर ली, और 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। तो गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान कौन बना? सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है। आगे देखते हैं। गुजरात के प्रमुख शासक की बात करें तो अहमद शाह सबसे पहले रहा, फिर उसके बाद कौन आया? महमूद शाह बेगड़ा, फिर बहादुर शाह। ठीक है। अहमद शाह ने क्या किया? असावल असावल के निकट क्या हुआ? साबरमती के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। अहमद अहमद शाह ने असावल के तट पर नदी के किनारे, असावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया। याद रखिए। पाटन को राजधानी से हटा करके अहमदाबाद राजधानी बना ली। पाटन को राजधानी हटाई और अहमदाबाद को बना ली। ठीक है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? महमूद बेगड़ा था, और महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर बताया। तो आपसे पूछा जाए कि मुस्तफाबाद नगर किसने बसाया, तो क्या कहोगे? महमूद बेगड़ा ने बसाया। चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन था, और उसका मित्र भी था भाई। शासन काल के समय में पहली बार दिल्ली के शासन पर क्या हुआ? गुजरात का शासक को उपहार भेजे। दिल्ली के सुल्तान को उपहार के रूप में क्या भेजा? उपहार भेजा। किसने भेजा था? बताइए किसने भेजा? महमूद बेगड़ा ने भेजा। किसको भेजा? दिल्ली के शासक। ठीक है।
ओ सॉरी, दिल्ली के शासक ने, भाई दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी जी थे उस समय। सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा जी को उपहार दिए थे पहली बार। बारबो बारबोसा यानी बारबोसा ने हज हजहूद बेगड़ा को विष पुरुष, विष पुरुष किसे कहा गया बताइए? हजहूद बेगड़ा को, हजहूद बेगड़ा, ठीक है। बर्थोमा बर्थोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखता है कि मूछ इतनी लंबी थी कि उन्हें अपने सिर पर पीछे बांधता था, सिर पे पीछे बांधता था भाई, मूछ इतनी लंबी थी बेगड़ा जी की। उदयराज बेगड़ा के दरबारी कवि था, उदयराज क्या था? बेगड़ा का दरबारी कवि था। और सुल्तान की प्रशंसा में इसने क्या किया? महमूद चरित नामक पुस्तक भी लिखी। एक ब्राह्मण मलिक गोपी बेगड़ा मुख्यमंत्री था। आगे देखते हैं। हुमायूं से हार के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। हुमायूं से हारा और बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंपा। बहादुर शाह संगीत का प्रेमी था। संगीतज्ञ कौन कौन थे? मंजू मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। आगे देखते हैं। 1611 में सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी पुस्तक क्या थी? वह मीरात ए सिकंदरी थी और गुजरात के इतिहास को बताती है। ये क्या? गुजरात के इतिहास को जफर खान द्वारा मुस्लिम विजय से मोहम्मद शाह थर्ड की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं का वर्णन। आपको सीधे सीधे याद रखना है कि मीरात ए सिकंदरी में गुजरात के इतिहास के बारे में लिखा गया है। किसकी पुस्तक है? तो सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू की पुस्तक है, ठीक है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का लेखा जोखा है। ये देखते हैं मेवाड़। अब मेवाड़ आते हैं। मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित किया। भाई गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। गुहिलौत वंश एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र किसने कराया? मोहम्मद तुगलक को हरा करके हमीर देव ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं। राणा कुंभा क्या थे? 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? राणा कुंभा ने की थी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और राणा सांगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, इसमें राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ, राणा प्रताप हारे। देखते हैं मेवाड़ की राजधानी कौन थी? वो चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बनाई और जहांगीर मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। आगे देखते हैं खान देश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फरूखी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में 1382 में खान देश की स्थापना की। 1382 में ताप्ती नदियों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में इसने राजा फरूखी ने क्या की? खान देश की स्थापना की, ठीक है, याद रखिए। खान देश की राजधानी जो बनाई गई वह बनाई गई बुरहानपुर इस एमपी में है, एमपी में। और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ बनाया गया। इसीलिए असीरगढ़ का किला जो पढ़ते हैं हम लोग, असीरगढ़ का किला भी एक बना हुआ है, एमपी में पढ़ते हैं, ठीक है। और 1601 में अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, ठीक है, याद रखिएगा। किसने मिलाया?
खानदेश को अकबर ने मिलाया और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल में मिलाया था। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं आगे सूफी संत हमारे आ जाते हैं, सूफी आंदोलन करते हैं, सूफी आंदोलन। चलिए, हबूब हसीन सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हबूब नहीं, अबीब अबीब हसीम सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किए, अबीब हसीम। ठीक है, और जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे और मुराद कहा जाता था उन्हें, सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण की तो क्या कहोगे? मुराद कहोगे उनको। और जिन जिन सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या फिर मठ कहा जाता था, खानकाह या फिर मठ कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। सूफियों के धर्म संघ बा बसारा धर्म संघ बासरा इस्लामी सिद्धांत का समर्थक जिसे कहा जाता है, और बेसारा बासारा बेसारा बेसारा क्या था? इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। तो दो भागों में सूफियों के धर्म संघ डिवाइड थे, एक बासारा था और दूसरा बेसारा था। तो बासारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक यानी उनसे बंधे हुए इस्लामी सिद्धांतों से, और बेसारा मतलब कहते हैं ना बेसहारा मतलब जिसका कोई ना हो, तो वैसे समझिए। तो बेसारा जो कि इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं। ठीक है, भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले से जड़ें काफी गहरी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर रहा। आगे देखते हैं। चिश्ती सिलसिला कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत जो हुए वो देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया, बाबा बरीद, बख्तियार काकी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। तो बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के, के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। और हजरत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासन देखा था। तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन अली देहली। अब से अमीर खुसरो पूछा जा चुका है कि यह किसके शिष्य थे? क्या कहोगे? हसन निजामुद्दीन औलिया। आगे देखते हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब क्या थे? 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की दक्षिण भारत में? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना को शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी शेख सिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी। और 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय जो है बदरुद्दीन तकारिया, क्या कहोगे? बदरुद्दीन तकारिया को है। ठीक है, और सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख जो संत हुए वो देख लेते हैं कि जलालुद्दीन तबरीजी, क्या कहोगे? जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश और बुरहान आदि ये थे। ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। राज्य के संरक्षण को सोहरावर्दी सिलसिला ने स्वीकार किया। आगे देखते हैं। चलिए, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी और मुख्य केंद्र जो है बिहार को बनाया था। कादरी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक कौन रहे? मोहम्मद गौस रहे। तो मोहम्मद गौस कादरी प्रथा के समर्थक रहे। ठीक है, सत्तारी सिलसिले।
आगे देखते हैं। ये लोग सिया मत के विरुद्ध थे। आगे देखते हैं। राम राजकुमार राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। कादिर सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नसबंदी धर्म संघ या फिर सिलसिला की स्थापना जो है ख्वाजा उबेदुल्ला ने की थी। ख्वाजा उबेदुल्ला ने की थी नसबंदी धर्म संघ की। आगे देखते हैं। इस सिलसिले की स्थापना जो है ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचारक का श्रेय जो है बाकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद और सरहिंदी को जाता है। तो शेख अहमद और सरहिंदी ने ही क्या किया, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया था, मतलब प्रचार प्रसार किया। आगे देखते हैं। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक ही शाखा है। तो फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा है।